नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप ज़रूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए ज़रूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी, मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मई मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल का। हर मंथ की तरह मई मंथ में जितने भी फैक्ट्स जरूरी हैं, जितने भी इवेंट हुए उत्तर प्रदेश में जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे हम लोग। एग्रीमेंट सेक्शन पहला सेक्शन है उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास निगम और उत्तराखंड स्थित आईआईटी रुड़की के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। इस पहल के तहत युवा व्यक्तियों को रोजगार क्षमता में सुधार करने के लिए कह सकते हैं उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन आईआईटी रुड़की के प्रयासों से लाभान्वित होगा, इनसे सहयोग प्राप्त करेगा। उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। ठीक है, 2013 दिसंबर में इसकी स्थापना की गई थी। जो युवा हैं 14 से 35 वर्ष की एज के, इनको स्किल्ड करने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन को स्टैब्लिश किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच यहाँ पर समझौता हुआ। एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के में सौर ऊर्जा जो स्थापित क्षमता है उसको बढ़ाना। 500 मेगावाट का जो टारगेट है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए जो है ये समझौता किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे किस वर्ष में हुई थी। अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करें तो पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ये संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इनका जो कार्यकाल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि आईआईटी कानपुर के एलुमनस हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर रहे हैं 1985 केरला कैडर के, लेकिन इनकी जो कह सकते हैं पढ़ाई हुई है वो आईआईटी कानपुर से हुई है। आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश के पूर्व छात्र रहे हैं। आगे बढ़ेंगे डिफेंस सेक्शन में। गंगा एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी पर लैंडिंग का प्रदर्शन किया गया था हमारी आईएएफ इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा 2 मई 2025 को ये एक्सरसाइज की गई थी। 3.5 किलोमीटर लॉन्ग जो एयर स्ट्रिप बनी है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, यहाँ पर इंडियन एयर फोर्सेस ने टच डाउन किया था, टेक ऑफ लैंडिंग का प्रदर्शन किया था। राफेल, जगुआर और मिराज जेट यहाँ पर लैंड भी कराए थे और यहाँ से टेक ऑफ भी कराए थे। ये आइकॉनिक बात है। कहीं पर भी डिफेंस संबंधी कोई एक्सरसाइज होती है उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी राज्य में होती है तो उसके स्टेट पीसेस के लिए जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे कराई गई थी? शाहजहांपुर में। और गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके एक पार्ट में कराई गई थी।
स्कीम्स कैंपेन में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 की अपडेट हो गई है। इस नीति का लक्ष्य नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करना उद्देश्य है। नोएडा तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, नोएडा के अलावा भी इसका विस्तार करना है कानपुर, वाराणसी, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में। इसका विजन डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी संरचना का विकास करेंगे ये लोग, और कुल मिलाकर के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का जो उद्देश्य है उसमें कह सकते हैं समृद्धि करना है। अब इनका विजन डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के बारे में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जो बनते हैं उनमें दो तरीके की सेक्टर्स होते हैं। एक अपस्ट्रीम सेक्टर होते हैं जिसमें बहुत स्पेशलाइज्ड उद्योग शामिल होते हैं जो इमर्जिंग उद्योग हैं, जैसे एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डीप टेक वगैरह। और डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स जो होते हैं जो ऑलरेडी पॉपुलर हैं, ठीक है, जैसे नोएडा डाउनस्ट्रीम सेक्टर को तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके से स्केल कर चुका है। जैसे सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी ये आ जाता है इसमें, सॉफ्टवेयर एंड टेक। इसके अलावा यूटिलिटीज़ आ जाता है, यूटिलिटीज़, हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइसेस, ये सब डाउनस्ट्रीम सेक्टर हैं। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी में कहा गया है कि डाउनस्ट्रीम सेक्टर के लिए हमारे जो शहर हैं जहाँ पर अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं है इन सब हाई एंड उद्योगों का, वहाँ पे डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स को इस्टेब्लिश किया जा सकता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स डेवलप करके। कहाँ पे करेंगे? जैसे लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में करेंगे, ठीक है, जहाँ पर नहीं ज़्यादा प्रचलित हैं ये सारे उद्योग। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी जैसे 25 टोटल SEZ हैं उत्तर प्रदेश में, 14 ऑपरेशनल है जिनमें से, और इसमें भी IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज के सबसे ज़्यादा SEZ हैं। इसके अलावा करीब 40 IT पार्क्स हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वर्किंग हैं उत्तर प्रदेश में। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और नोएडा में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया वर्किंग है। तो इतना ध्यान रखना यहाँ पे काफ़ी होगा। यूपी का जो एम्बिशियस टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का, इसको जो है बूस्ट करेगी ये पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिशन शक्ति अभियान। मिशन शक्ति अभियान में कहा गया है कि नए इतिहास रचते हुए 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक यहाँ पर पहुँच इस्टेब्लिश की है, ठीक है। और इसमें एक डिटेल्ड क्वेश्चन आया था UPSSC के एक पेपर में, उसको जरूर देखना चाहिए आपको। UPSSC के भैषजी के पेपर में आया था ये महिला सशक्तिकरण की पहल है मिशन शक्ति के बारे में। ये एम्ड एट एम्पावरिंग वुमेन है, ये सही है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का फ्लैगशिप कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो पहला कथन इसमें सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें 10 दिवस का एक कंबाइंड प्रोग्राम चलाया जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। ये तो सही है कि इसमें जो है प्रोग्राम चलाया जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेल्फ डिफेंस, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए, लेकिन ये 10 दिवस का प्रोग्राम नहीं होता है, ये केवल 6 दिवस का प्रोग्राम होता है। 6 दिवस का प्रोग्राम ये चलाया जाता है। ये वाला इनकरेक्ट हो गया, ये वाला इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद है कि इसको लॉन्च किया गया था 2024 में, ये गलत है। मिशन शक्ति अपने 5 वर्ष पूरा कर रहा है। इसको 2020 में लॉन्च किया गया था, 2020 में अक्टूबर में लॉन्च किया गया था मिशन शक्ति के पहले चरण को। 5वां चरण है इस साल 2025 में। इट इज़ विंग रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सही है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाता है मिशन शक्ति, ये भी सही है। इसमें 60 दिवस का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? बैटरी रिक्शा बेसिकली वुमेन को चलाने के लिए ट्रेनिंग देना, उसको मेंटेन करने के लिए और बाकायदा उसको खरीदने के लिए उनको हर चीज़ समझाना। तो बैटरी रिक्शा या ऑटोमेटेड मतलब ऑटो रिक्शा जो होता है, बैटरी रिक्शा बेसिकली ई रिक्शा जो होता है, उसको चलाने के लिए ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाती है। 75,000 महिलाओं को ये लक्ष्य रखा गया है कि बैटरी रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे कितने स्टेटमेंट सही हो गए? इसमें हमारे 3 स्टेटमेंट सही हो गए, 3 ए यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। एक बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन आया था मिशन शक्ति के बारे में, प्री में भी और मेंस में भी, बहुत ज़रूरी है ये मिशन शक्ति के बारे में आप लिखें, तो काफ़ी मैटर आपको इसी से मिल गया है। मिशन शक्ति ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं, 5 ईयर्स पूरे हो चुके हैं मिशन शक्ति के 2025 में। महिला सशक्तिकरण का इनिशिएटिव है, 5 सफल चरण मिशन शक्ति के हो चुके हैं पूरे। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था? बलरामपुर से, ठीक है, बलरामपुर से। आगे है यूपी एग्रीज। यूपी एग्रीज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, कह सकते हैं नेशनल इंटरनेशनल वाले में। योगी आदित्यनाथ जी ने और वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय पाल सिंह बंगा जी जो हेड कर रहे हैं इस समय, 9 मई 2025 को लखनऊ में इन्होंने मुलाकात की थी और यूपी एग्री स्कीम और AI प्रज्ञा इनिशिएटिव का उद्घाटन किया था ऑफिशियली।
यूपी एग्रीज कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिलों में लागू किया जाना है। पूर्वांचल बुंदेलखंड के 28 जिलों में यूपी एग्रीज को लागू किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या, यूपी एग्रीज कार्यक्रम में 3900 करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा, जिसमें 1166 करोड़ रुपए राज्य सरकार के होंगे और विश्व बैंक बाकी के रुपए 6 वर्षों तक इन्वेस्ट करने वाला है। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और किसानों की आय को बढ़ाना है कुल मिलाकर के। एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव का क्या उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश को एआई के क्षेत्र में और डिजिटल तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और उत्तर प्रदेश को एआई हब के तौर पर विकसित करना है। एआई सिटी तो अनाउंस कर ही दी गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ये एक एआई सिटी डेवलप करेंगे लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में एआई सिटी जो है डेवलप की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बाल श्रम उन्मूलन अभियान ही चलाया गया था। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए, जो बच्चे बाल श्रम में संलग्न हैं उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए 12 जून 2025 को विशेष जागरूकता कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी और तब हम उसको देखेंगे। हो सकता है कुछ नए स्कीम्स वगैरह भी अनाउंस की जाएं। बाल श्रम मुक्त करने के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिलों में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शैक्षिक सुधार पहल प्रोजेक्ट अलंकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रमुख परियोजनाओं में से अलंकार की सफलताओं पर प्रकाश डाला है। प्रोजेक्ट अलंकार करीब ये 2500 मतलब कह सकते हैं 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में 35 बुनियादी संरचना मानदंड जो हैं, यानी कि 35 जो स्टैंडर्ड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं इन 2441 सेकेंडरी स्कूल्स में। ठीक है, इसका उद्देश्य एक कंड्यूसिव, इंक्लूसिव और मॉडर्न लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना माध्यमिक विद्यालयों में। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अलंकार ध्यान रखिएगा मेंस के लिए भी। प्रोजेक्ट कायाकल्प पूछा गया था पिछले मेंस में, प्रोजेक्ट अलंकार के बारे में भी याद रखिएगा GS 5-6 के लिए। बफर में सफर योजना, तो बफर हम लोग किसको कह रहे हैं, जो संरक्षण रिजर्व हैं उनमें जो बफर रीजन होता है जिसमें इको टूरिज्म बेसिकली अलाउ रहता है, तो इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बफर में सफर योजना उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अनाउंस की है। बफर में सफर योजना को कहाँ पे लागू किया जाएगा, दुधवा में, पीलीभीत में और लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए जो प्रसिद्ध रीजन है वहाँ के संरक्षण रिजर्व में। चमड़ा और फुटवियर नीति 2025 ये लागू कर दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, इसको जल्द मंजूरी मिलेगी। और चमड़ा और फुटवियर नीति के तहत बेसिकली वही उनका उद्देश्य है, पिछली बार भी यही आया था, अभी तक बना नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में रमईपुर में एक कह सकते हैं समर्पित फुटवियर पार्क बनाने वाले हैं। पहले इसको लेदर पार्क बोल रहे थे, लेदर एंड फुटवियर पार्क ये अभी बनने वाला है, अभी काम चल ही रहा है इस पे। नीति का उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ावा देना, चमड़ा उत्पादन को विस्तार देना, फुटवियर क्षेत्र में वैश्विक ब्रांड उपस्थिति को मजबूत करना और राज्य के राजस्व को बढ़ाना है लेदर एंड फुटवियर पॉलिसी 2025 का उद्देश्य। और यहाँ पर रमईपुर में, कानपुर में एक डेडिकेटेड फुटवियर पार्क बनेगा, स्टेट का पहला। कृषि सखी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार का है, राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी इनिशिएटिव सरकार ने शुरू किया है। महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी, उन्हें पैसे कमाने, स्वतंत्र बनने और गाँव में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार किया जाएगा। कैसे चुना जाएगा, स्थानीय निवासी जो महिला होगी गांव की उसी को कृषि सखी बनाया जाएगा। एसएचजी से जुड़ी महिलाएं हैं उनको यहाँ पे कह सकते हैं प्रायोरिटी दी जाएगी। कम से कम प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए महिला को यहाँ पर कृषि सखी बनने के लिए, मतलब उसको लिटरेट होना चाहिए, लिटरेट को नहीं बनाएंगे। तो यही है यहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या है, टू एम्पावर रूरल वुमेन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड फॉर्मलाइजिंग देयर रोल इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड्स बाय प्रोवाइडिंग न्यू स्किल्स एंड गुड इनकम टू वुमेन। एक कृषि सखी इनिशिएटिव है, तो दोहरा इसका उद्देश्य है, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भारत के गांवों में और महिलाओं के रोजगार में वृद्धि करना। केंद्र सरकार की जो योजना है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से, जैसे नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है जितने भी रूरल अर्बन एरिया से जहाँ पर मानव के द्वारा जो नाले वगैरह साफ कराए जाते हैं उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना इस प्रथा को, और मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम को स्टैब्लिश करना, ऐसी मशीनरी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह मौजूद रखना जिससे मैकेनाइज तरीके से सीवर वगैरह साफ किए जाएं, किसी भी मानव को सीवर के अंदर ना उतरना पड़े। तो नमस्ते स्कीम पर एक विशेष कार्यक्रम 16 मई 2025 को बरेली में आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन पटना, राजगीर में मतलब पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय में हुआ था। जिम्नास्टिक्स, शूटिंग और साइकिलिंग इवेंट्स जो है नई दिल्ली में हुए थे। पहली बार मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये 7th एडिशन था। प्रधानमंत्री जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था।
इसमें कुल मिलाकर 27 खेल आयोजित किए गए थे। उत्तर प्रदेश का स्थान मेडल टैली में राज्यों में यूटीज में 7वां है। उत्तर प्रदेश के टोटल मेडल 52 है, स्वर्ण यहाँ पर 14 है, ये जरूर ध्यान रखना है। शीर्ष पदक प्राप्त करता अगर राज्य देखें तो महाराष्ट्र टॉप पर, हरियाणा फिर राजस्थान। उत्तर प्रदेश का स्थान मेडल टैली में 7th पर है, टोटल मेडल जो है 52, ये ध्यान रखिएगा। आगे रैंक्स रिपोर्ट्स में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया था। इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 7th है। स्कोर है उत्तर प्रदेश का आउट ऑफ 100 45.9। उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है? फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को रखा गया है। ठीक है, बिहार, राजस्थान, हरियाणा परफॉर्मर कैटेगरी में है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के डेटा को इसमें कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की रिपोर्ट आ गई है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें कुछ आंकड़े होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आगे तक भी पूछे जाते रह सकते हैं, क्योंकि 3-4 साल में ये आंकड़े अपडेट होते हैं ऑफिशियली। मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2019 से 21 तक की रिपोर्ट सामने आई है और इसमें 2014-16 से कंपेयर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में 1000 जन्मों पर 39 से घट करके 2021 में 1000 जन्मों पर 27 हो गई। देश की IMR हो गई है 27। उत्तर प्रदेश की कितनी है? उत्तर प्रदेश की इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी कि IMR है 38 पर 1000। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, जिसे न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ये कितनी रह गई है इंडिया की? 1000 में 31 रह गई है। उत्तर प्रदेश की कम है नेशनल एवरेज से। उत्तर प्रदेश में न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट ऑफ उत्तर प्रदेश ये 28 है पर 1000। और रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात जो है सुधरा है, 913 हो गया है इंडिया का 2021 तक। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, ये कह सकते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के भी नीचे आ गई है, 2.1 से नीचे आकर 2.0 हो गई है। ठीक है, यानी एवरेज 2 ही बच्चे लोग पैदा कर रहे हैं, कपल्स पूरे भारत में अगर एवरेज निकालें। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 होती है, उससे भी कम है। उत्तर प्रदेश की TFR हालांकि 2.7 है। उत्तर प्रदेश की टोटल फर्टिलिटी रेट इस समय 2.7 है। और MMR की बात करें यानी कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो के बारे में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो का उद्देश्य था 2030 तक 70 से कम लाना। इसका उद्देश्य राज्यों को, जिन राज्यों ने 70 से कम कर लिया है और वो केरल है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर MMR कम है 70 से। उच्च MMR कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो ये मध्य प्रदेश में है, फिर असम में है, 3rd नंबर पर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा, 151 है। आगे आ जाते हैं GST संग्रह पर रिपोर्ट। GST संग्रह के मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ जोन ने जो है GST संग्रह में पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल कर लिया है, ये ध्यान रखिएगा। लखनऊ का कॉर्पोरेट सर्कल हेडक्वार्टर दूसरे स्थान पर है और फिर गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ द्वितीय जोन और बरेली जोन तीसरे चौथे स्थान पर है। पहले वाला ध्यान रखिएगा बस, मेरठ जोन से सबसे ज़्यादा GST कलेक्ट किया गया है। MCQ सेक्शन पे आ जाते हैं हम लोग। कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में है। वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में उत्तर प्रदेश में भी न्यूज़ आई थी। तो वर्ल्ड टर्टल डे ये हर साल 23 मई को मनाया जाता है, ये करेक्ट है। वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को मनाया जाता है। इस बार 27वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी, ये रॉन्ग है, क्योंकि इस बार वर्ल्ड टर्टल डे की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर थर्ड है, विश्व कछुआ दिवस का विषय डांसिंग टर्टल्स रॉक था। डांसिंग टर्टल्स रॉक, ये सही है, ये थीम थी वर्ल्ड टर्टल डे की, करेक्ट। इसके बाद वर्ल्ड टर्टल डे 1998 से मनाया जा रहा है, ये गलत है, ये 2000 से मनाया जा रहा है, 2000 से, 1998 से नहीं, ये वाला रॉन्ग हो गया। 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है, 1 और 3, 1 और 3 यहाँ पे सही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से क्या न्यूज़ आई थी इसमें? विश्व कछुआ दिवस पर ये कहा गया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अवैध कछुए की तस्करी से निपटने, उनके आवासों को बहाल करने के लिए और वैज्ञानिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक दीर्घकालिक योजना का अनावरण किया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने। 1 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लखनऊ स्थित APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में किसकी आत्मकथात्मक पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया था। चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है उत्तर प्रदेश की गवर्नर की, आनंदीबेन पटेल जी की ऑटोबायोग्राफी है, चुनौतियां मुझे पसंद है। इसका विमोचन किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। सी यहाँ पे सही है। वैसे तो ऑटोबायोग्राफी में ऑथर खुद ही लिखता है, लेकिन आनंदीबेन पटेल की ये बायोग्राफी लिखी है विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी ने।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। पिपरवा अवशेष के बारे में क्या कथन यहाँ पे सही है? भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने सोथबी और श्री क्रिस पेपे को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें हांगकांग में ऐतिहासिक बुद्ध के पिपरवा रत्न मौर्य साम्राज्य अशोक युग के 240 से 200 बीसी के शीर्षक वाली नीलामी को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। सोथबी म्यूजियम और क्रिस पेपे जो है ये नीलामी करने वाले थे। पिपरवा के जो रिलिक्स थे, बेसिकली कुछ जेम्स वगैरह थे, बहुत ही पुराने जेम्स, 240 बीसी से 200 बीसी पुराने, यानी आज से आप लगा लीजिए करीब जो है कितने 2500-2600 साल पुराने रत्न जो है नीलाम होने वाले थे इस म्यूजियम के द्वारा। इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने नोटिस जारी की थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। क्यों जारी की थी? क्योंकि पिपरवा रिलिक्स जो है ये उत्तर प्रदेश से ही खोजे गए थे। उत्तर प्रदेश के पिपरवा स्तूप से पिपरवा रिलिक्स जो है एक्सकेवेट किए गए थे 1898 में अंग्रेजों के समय में। और इसको कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा के बर्थ प्लेस से जो है इनको खोजा गया था, एक्सकेवेट किया गया था। इसमें बुद्ध से जुड़े कई सारे रत्न थे। अब ब्रिटिश लोगों का शासन था, तो जो एक्सकेवेटर थे उन्होंने काफ़ी सारे तो मतलब म्यूजियम में रखवा दिए थे, लेकिन कुछ अपने पास भी रत्न रख लिए थे। तो उन्हीं के जो वंशज हैं वो लोगों ने म्यूजियम को बेच दिए थे। अब म्यूजियम जो है इनको बेचना चाह रहा है। भारत सरकार ने पिपरवा रिलिक्स की कह सकते हैं नीलामी को रोकने की मांग की थी। हमारा कथन यहाँ पर सही है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। तो पिपरवा रिलिक्स कहाँ से खोजे गए थे? सिद्धार्थ नगर के निकट से। हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष के आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों को वृद्धाश्रम की सुविधाएं प्रदान करने का फैसला लिया है? 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से अधिक के जो ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनके लिए वृद्धाश्रम स्टैब्लिश करने का निर्णय लिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। ट्रांसजेंडर वेलफेयर पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया है वर्ष 2021 से। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की स्मृति में एक म्यूजियम और ओपन थिएटर सहित वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा? नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच जो एक्सप्रेसवे है वहां पर नलगढ़ विलेज में ये स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नोएडा। बी यहाँ पे सही है, नोएडा। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि नलगढ़ गांव शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और कर्नैल सिंह से जुड़ा है। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध रणनीति बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस नगर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई का वर्चुअल उद्घाटन किया था? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया गया लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। ये यहाँ पे सही है। 200 एकड़ भूमि पर ही बनेगा। 13 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये बेसिकली 2 यूनिट्स लगाने वाले हैं, एक बेंगलुरु में लगाएंगे और एक नोएडा में। ठीक है, 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। मई 2025 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किसने किया था? इसमें राजनाथ सिंह जी भी मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ जी भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बी एंड सी जॉइंटली। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो सब्सिडरी मतलब इसकी एक कह सकते हैं सब्सिडरी है एरो अलाई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये लोग एक टाइटेनियम प्लांट लगा रहे हैं 50 एकड़ की भूमि पर लखनऊ में। उसका उद्घाटन किया गया था राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। डी यहाँ पे सही है। यहाँ पर ये होगी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट टाइटेनियम रीमेल्टिंग फैसिलिटी। टाइटेनियम एक इमर्जिंग मेटल है, इसका इस्तेमाल आजकल के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी हो रहा है। तो सैमसंग का S24 अल्ट्रा है, उसमें टाइटेनियम यूज़ किया है, S25 अल्ट्रा में भी, और आईफोन 16 सीरीज में भी, प्रो वाले में। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत कितने नए प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है? 12 नए प्रोडक्ट्स को असिमुलेट किया गया है। बी यहाँ पे सही है, बी। तो अब 12 नए उत्पादों के साथ अब 74 अद्वितीय उत्पाद शामिल हो गए हैं। 12 जो नए उत्पाद शामिल किए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए, उनके नाम देख लीजिएगा आप एक बार। ठीक है, बलिया के सत्तू प्रोडक्ट्स को जैसे शामिल किया गया है, प्रतापगढ़ की फूड प्रोसेसिंग को, हमीरपुर के मेटल प्रोडक्ट्स को, बरेली के वुडन प्रोडक्ट्स को, अमरोहा का मेटल और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स को। ठीक है, सहारनपुर के होजरी प्रोडक्ट्स को, बागपत के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स और एसेसरीज को, फिरोजाबाद की फूड प्रोसेसिंग को, ये सब है। आगरा के पेठा इंडस्ट्री को और सभी प्रकार के फुटवेयर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महज 24 घंटे में 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना करके और 34.24 लेन किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का सड़क बिछा करके 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। तो ये सही कथन है। ठीक है, ये रिकॉर्ड बनाया गया था 10 किलोमीटर का क्रैश बैरियर लगा करके और
34.24 किलोमीटर की बाइटुमिनस कंक्रीट रोड बिछा करके 24 घंटों में, ये सही है। रिकॉर्ड ये ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा, ये सही है। हमारा आंसर क्या इसमें हो जाएगा? 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। और ध्यान रखना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम नहीं दर्ज किया गया है, ऐसे ही कंफ्यूज कर सकते हैं आपको एग्जाम में। ये किसने रिकॉग्नाइज किया इस रिकॉर्ड को? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन के बारे में कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया इंडिया फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज, ये सही। इसके बाद ये कनेक्ट करती है दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, सही। दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ने का काम करती है ट्रेन। आगे इसका उद्देश्य पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों को ट्रेन से ही वन्यजीवों का अनोखा अनुभव प्रदान करना, मतलब ट्रेन में बैठे बैठे आप वन्यजीवों को देख सकते हैं, करेक्ट है। ये स्कीम 1 डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट थीम पर आधारित है, तो इको टूरिज्म बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश ने चलाई है। उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य 3 वन पहल के तहत ये है, ये सही है। हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा डी, 1, 2, 3 एंड 4 सभी कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को 12 मई 2025 को किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के अवसर पर प्रदर्शित किया गया था? यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ वेसाक मनाया गया था हो ची मिन सिटी वियतनाम में 12 मई को, और इसमें बुद्धा के कह सकते हैं रिलिक्स को जो सारनाथ से मिले हैं उसको शोकेस किया गया था वियतनाम में। ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग परिवारों को कितना विवाह अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है? ओबीसी परिवारों को 1 लाख रुपए यहाँ पे मिलता है शादी अनुदान योजना के तहत, सी यहाँ पे सही है। आगे ये भी ध्यान रखिएगा कि बीपीएल परिवार जो है उनको 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। 22 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में यशोदा आपकी एआई सखी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? यशोदा आपकी एआई सखी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है बरेली में, बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, ए यहाँ पे सही है। आगे है अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री जी ने आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण कहाँ पे किया था? ये किया गया था गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर के चरगवां क्षेत्र में आधुनिक गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 14 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की 6ठी सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है, ये उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित की जाएगी। तो देश का 6th सेमीकंडक्टर यूनिट ये जेवर में खुलेगा, ठीक है, नोएडा में। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने इको टूरिज्म और वन्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विस्टाडोम कोच से लेस भारत की पहली जंगल सफारी शुरू की है, ये हम तुम देख ही चुके ऊपर। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड और फॉक्सकॉन की साझेदारी से लगाया जाएगा। इसमें मोबाइल, लैपटॉप और गाड़ियों के डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे। आगे है उत्तर प्रदेश द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थलों को जोड़ने के लिए सड़कों का जीर्णोद्धार सुदृढ़ीकरण किया जाएगा? उत्तर प्रदेश ने रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट रोड्स को सही तरीके से बनाने के लिए 4560 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट डिसाइड किया है, सी यहाँ पे सही है। आगे क्वेश्चन है 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना और विनिमय नीति 2025 के प्रख्यापन को मंजूर कर दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस टर्मिनल कॉन्ट्रैक्ट कैरिज ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क पॉलिसी को प्रोमलगेट कर दिया है, ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को लागू किया है। ये आई है पॉलिसी 2025 में, लेकिन इसको यूपी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 कहा जाएगा, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी आंसर हो जाएगा, 1 एंड 2 बोथ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 अप्रैल 2025 को चंबल अभयारण्य उत्तर प्रदेश के भीतर उसकी देखरेख में स्थित गढ़हिता कछुआ संरक्षण केंद्र से 20 कछुओं को यानी कि रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल को किस वेटलैंड में छोड़ा गया है? तो ये छोड़ा गया है हैदरपुर वेटलैंड में चंबल अभयारण्य से ये रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल्स को छोड़ा गया है, बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जी ने 30 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में
47,600 करोड़ रुपए की लागत वाली 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये करेक्ट है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी कानपुर आए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। ये करेक्ट है, अहिल्याबाई होलकर, सही। भदोही जिले से वाराणसी में प्रवेश करने वाली 47 किलोमीटर लंबी मटुका नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा, करेक्ट है। मटुका नदी, हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें से डी, सभी कथन सही है, उपयुक्त सभी डी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित शहरी सहकारी बैंक HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। HCBL कोऑपरेटिव बैंक जो है लखनऊ में फंक्शन करता था, इनका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। ए यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की शोध टीम ने किस फॉरेंसिक तकनीक का विकास किया है, जिसके लिए टीम ने फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ग्लाइकन बेस्ड एज एस्टिमेशन फॉर बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ये कह सकते हैं इनका अनुसंधान था, इसके लिए इनको फॉरेंसिक हैकाथॉन 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। ए यहाँ पे सही है, ए। उत्तर प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत आधुनिक बीज अनुसंधान और उत्पादन हेतु 5 सीड पार्क स्थापित किए जाएंगे। इनमें से पहला सीड पार्क राजधानी लखनऊ में किस नाम से स्थापित किया जाना है? तो सीड पार्क 5 डेवलप होंगे, कह सकते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत। इनमें से पहला कहाँ पे स्टैब्लिश होना है ये बताना है हमको। पहला पार्क सीड पार्क लखनऊ में स्टैब्लिश होगा, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क बनेगा। डी यहाँ पे सही है। अप्रैल 2025 में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत किस शहर ने भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जारी किया है भारत का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत। हाल ही में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि कब मनाई गई थी? 27 मई 2025 को। सी यहाँ पे सही है, 27 मई 2025 को। भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? फ्लोटिंग स्नान घाट सरयू पर बनाया जा रहा है। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग बाथिंग घाट सरयू पर। बी यहाँ पे सही है, बी। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया था। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशन शामिल हैं? इस 103 में उत्तर प्रदेश के 19 शामिल हैं, ठीक है, 19। 103 का लोकार्पण हो चुका है, इसमें से विकसित किए गए उत्तर प्रदेश में 19। सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मई 2025 में अयोध्या और काशी की तर्ज पर महाभारत कालीन तामेश्वर नाथ धाम को कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तामेश्वर नाथ में भी कॉरिडोर बनेगा, ठीक है, अयोध्या और काशी की तर्ज पर। ये कहाँ पे स्थित है? संत कबीर नगर के खलीलाबाद में है तामेश्वर नाथ धाम। सी यहाँ पे सही है, सी। मई 2025 में महादेव की नगरी वाराणसी के प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा की 128 वर्ष की उम्र में जो है निधन हुआ, और उन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सबसे एजेड पर्सन थे जिनको पद्मश्री मिला था। सी यहाँ पे सही है, 2022 में जो है उनको पद्मश्री मिला था, उनका निधन भी हुआ है, स्वामी शिवानंद बाबा। सोनभद्र के फ्लोराइड विषाक्तता के बारे में क्या सही है? 198 गाँवों में फ्लोराइड की अधिकता पाई गई है। फ्लोराइड का कंसंट्रेशन पीने के पानी में बढ़ा हुआ पाया गया था इसमें। और कोन वभनी म्योरपुर दुधी ब्लॉक में फ्लोराइड का जो अनुमन्य स्टैंडर्ड है उससे 5-6 गुना ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया गया। फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, बच्चे दिव्यांग पैदा होते हैं और बुजुर्ग चलने में असमर्थ हो रहे हैं। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई नहीं है, इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी आंसर, मतलब सभी कथन सही है। यूपीपीएससी का प्रीलिम्स 2026 का फाउंडेशन बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने शुरू कर दिया है। जो लोग ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर में है, सेकंड लास्ट ईयर में है, आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की बेहद डिमांड पर हमने ग्रुप शुरू किया है। बाकी यूपीपीएससी का 2025 वाला बैच हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जिसका पेपर अक्टूबर में है 2025 में। इसके लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर आपको कॉल व्हाट्सएप करना होता है। ये जो गिवन नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं।